चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यदि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 1:3 है तो छोटा कोण निम्न होगा। देखिए अभी इसीलिए हमने आपको समांतर चतुर्भुज की भी लगभग सारी चीजें बता दी कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, हमने क्या बोला था, आसन्न कोण बोले थे, संलग्न जिसको बोलते हैं, आसन्न भी बोलते हैं, उनका योग 180 होता है। तो अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो इसमें ए और बी कैसे होंगे, आसन्न कोण होंगे और इनका योग कितना होता है 180। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ए डी समांतर किसके है, बी सी के है। जब ए डी समांतर बी सी के है तो ए बी यहाँ पर क्या होगी, तिर्यक छेदी रेखा होगी, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण ए और कोण बी का योग जो है बराबर नहीं, कोण ए और कोण बी का जो योग है वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण ए और कोण बी बराबर किसके, 180 के बराबर होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो आसन्न कोण है वो 1:3 के अनुपात में है। तो अगर ये वाला कोण 1 है तो ये कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 + 3 बराबर किसके, 180 के। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री के बराबर। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो छोटा कोण कौन सा है। तो कोई बड़ा इसमें कौन सा था, 3, और छोटा कौन सा, 1। तो 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 45। यही हमारा आंसर है। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी, आपको कॉन्सेप्ट सारे पता है, तो आंसर लगाने में आपको समय नहीं जाएगा, काफ़ी आसानी से आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम फिर से वृत्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो वृत्त मतलब इसको इंग्लिश में जानते हैं हम सर्कल के नाम से। सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर गमन करते हुए एक कोई बिंदु जो रास्ता बनाता है, जो पथ बनाता है, उस पथ को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, उस पथ को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे हमने बोला कि एक निश्चित बिंदु है, वो निश्चित बिंदु क्या है, तो हमने बोला वो निश्चित बिंदु ओ है। अब एक निश्चित दूरी पर, यानी कि इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक बिंदु क्या है, गमन कर रहा है इस निश्चित बिंदु के चारों तरफ अगर वो गमन कर रहा है तो इस प्रकार जो रास्ता बनेगा, जो बिंदु पथ बनेगा, वो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो ये चीज क्या होगी, आपकी वृत्त होगी। बिंदु से जो बिंदु पथ बनता है वो क्या कहलाता है, आपका वृत्त कहलाता है। अब इसमें जो निश्चित बिंदु था ये क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। ये क्या है आपका, वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का केंद्र कहलाता है, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल कहलाता है ये। ठीक है, जो बिंदु यानी कि वृत्त का केंद्र और जो परिधि पर स्थित बिंदु है उनके बीच की दूरी जो है ओ है, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अगर हम ओ ए बोलें तो ओ ए क्या है, जो निश्चित दूरी थी वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। जिसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल r से दर्शाते हैं। ठीक है, ये स्मॉल r होती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास त्रिज्या हो गई, अब हम बात करते हैं जीवा की। अब हम एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर, जीवा। तो यदि वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु P और Q स्थित हैं और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा, तो ये जो रेखा क्या है, ये इसकी जीवा कहलाती है, जिसको इंग्लिश में कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ये जीवा कहलाती है। ठीक है, ये जीवा जब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर मान के चलिए वृत्त का केंद्र कितना है, ओ नाम दिया था हमने भी। अब ये जीवा को हमने थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, तो ये अब कहाँ से होकर जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, उसका
व्यास कहलाती है, उसका व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। अब आपने देखा होगा जो व्यास होता है यानी कि जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। क्यों होता है? तो देखिए ये वाला O से परिधि तक की दूरी स्मॉल r थी और ये भी r है। तो जो वृत्त की जीवा है PQ, यानी कि जब ये केंद्र से गुजर रही तब PQ, तो जीवा जो PQ है जो अब किस में कन्वर्ट होगी? व्यास में। तो व्यास जिसको हम स्मॉल d डायमीटर से डिनोट करते हैं वो त्रिज्या का कैसा होता है? दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि अगर हम बोलें कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो आप उसका व्यास क्या बताएंगे? 20 सेंटीमीटर। या हम बोलें कि किसी वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आप उसको आधा कर देंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पर्शज्या होती है, कोज्या होती है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या एक ही जीवा द्वारा वृत्त की लघु चाप या दीर्घ चाप में बने कोण आपस में बराबर होते हैं एक ही ओर, वृत्त के एक ही चाप में, या तो लघु चाप में या फिर दीर्घ चाप में। इस टाइप की तमाम प्रॉपर्टी होती हैं। तो अभी हम कुछ खास चीज़ों को देख रहे हैं, बाकी जिन क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगी उस तरीके से हम देखते जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको केवल पकड़ना है हमें। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल आपका है पाई r स्क्वायर होता है। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें बच्चों, देखिए परिधि क्या होती है? जो दूसरी आकृतियों में जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, उसमें जो परिमाप होता था ये वृत्त में क्या कहलाती है? उसकी परिधि कहलाती है। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाउंड्री क्या है? आपकी परिधि है। ये वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों ओर का जो बिंदु पथ है ना, ये जो रास्ता बन रहा है, वृत्त का सर्किल जो दिख रहा है आपको, ये इसकी परिधि है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप कहेंगे 2 पाई r होती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब हम समझ लेते हैं इसको, ये चीज़ क्या है भाई? अगर एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में ये केंद्र है, इसकी ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो ये ए बी के द्वारा क्या होगी? ये त्रिज्या डिनोट हो गई। तो यहाँ पर अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो ये आपको क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि ये केंद्र था, ये त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये थीटा बटे 360 होता है, यानी कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा, वो थीटा है आपका, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि क्या चाप की लंबाई क्या होती है? परिमाप तो हमारा हो चुका है, यानी कि जिसको हम परिधि बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई, वृत्त में चाप की लंबाई से मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चाप क्या होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि पर आप दो बिंदु ले लीजिए, जैसे हमने एक बिंदु x ले लिया और एक बिंदु y ले लिया, ठीक है। तो ये x और y की जो बीच की दूरी है ये इसकी चाप की लंबाई कहलाती है, ठीक है। और ये अगर दोनों केंद्र पर कितने का कोण बना रहे हैं? x और y थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितना? थीटा डिग्री का कोण बना रहे हैं, तब इससे चाप की लंबाई निकलेगी। कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे सर ये होती है थीटा बटे 360 2 पाई r। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, बहुत काम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर कई बार देखे गए हैं कि कांस्टेबल और जो एसआई के पेपर होते हैं उसमें कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बना है इस फॉर्मूले पर बेस्ड। तो वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले की अगर बात करें तो कोण यानी कि कोण को हम बोलते हैं थीटा। कोण थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चाप क्या है यहाँ पर? ये चाप की लंबाई हम l ले लेते हैं, तो ये l और त्रिज्या यानी कि स्मॉल r, कोण बराबर। लेकिन यहाँ कोण का जो मान होता है वो किस में आता है ये भी आपको याद रखना है। ये डिग्री में नहीं होता है, ये किस में होता है? रेडियन में। ये रेडियन में मान होता है। ये कोण का मान किस में होता है? रेडियन में। तो ये कुछ वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ गमन करने वाले बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त का एक केंद्र होता है,
वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को उसका व्यास कहते हैं, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। यहाँ जो कोण निकल कर आता है उसका मान रेडियन में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने वृत्त के बारे में जानी। चलिए तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ बोल रहे हैं कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। अभी आप पढ़कर आए हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यदि आपको व्यास निकालना है यानी कि डायमीटर डी निकालना है तो डी इक्वल टू क्या होता है 2r, तो उसके लिए आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आपके पास यहाँ परिधि दी है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर। ये किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 44 सेंटीमीटर आपको दी है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे सर 44 बटे में क्या चला जाएगा 2 पाई। अब पाई का मान भी आपको याद रखना है, कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ये हमेशा वृत्त में 22/7 इस्तेमाल किया जाएगा पाई का मान। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पाई का मान रखते हैं तो 44 बटे में कितना 2, पाई का मान 22 और बटे में कितना 7 बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 44 और 22 दूनी नीचे भी कितना हो जाएगा 44 इंटू में क्या 7, 44 से 44 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, तो आप कहेंगे सर आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली 8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर यानी कि आपको व्यास निकालना है, तो व्यास डी बराबर होता है 2r, तो 2 इंटू क्या कर देंगे आप 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास कितना निकला 14 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात। आसन्न मतलब जो जुड़ी हुई हो जाती हैं, अभी हमने संलग्न बोला था ना, संलग्न और आसन्न दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं आयत की, तो चलिए थोड़ा सा आयत के बारे में भी जान लें कि आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5:12 है। यदि आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई निम्न है। देखिए आयत के बारे में हम जान चुके हैं, अगर आपको याद होगा जो इससे पहले 10 क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन किया था वहाँ शायद आयत के बारे में आपको बताया है कि आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं, इसका प्रत्येक कोण कैसा होता है बराबर होता है। ठीक है, और इसके विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है, परिमाप 2l प्लस बी होता है। तो ये सारी बातें हम आयत के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको किससे करनी है, पहला वाला वीडियो देखना, वहाँ आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात दिया है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक आयत। अगर हम आयत की बात करें तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ ए बी सी डी एक आयत बना लिया, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना पेपर में। तो यहाँ पर आसन्न भुजाओं की बात करें ना, तो जो दो भुजाएं एक शीर्ष पर कॉमन शीर्ष पर मिलती हैं वो आसन्न होती हैं, यानी कि हम बोलेंगे कि ए बी और सी डी तो यहाँ बराबर होती है, ये विपरीत भुजाएं आयत की बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं मतलब ए बी और बी सी आसन्न है, बी सी और सी डी आसन्न है, सी डी और डी ए आसन्न है, डी ए और ए बी आसन्न है। तो जो दो भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं जिनका एक शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कॉमन होता है, ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, यानी कि इनको संलग्न भुजाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना दिया 5:12। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको ए बी और बी सी मान के करें तो अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 12। अब आपको पता है ये क्या होती है, आयत की लंबाई l होती है और ये क्या होती है, आयत की चौड़ाई b होती है। ठीक है ना, तो ये आयत की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात हो गई। यदि आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो देखिए ये तो अनुपात में आपको दिया है, तो यहाँ अनुपात के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम k ना लगाएं या x ना लगाएं तो यूनिट मान के भी हम कर सकते हैं। अगर हम बोलें कि आयत की लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 5, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आयत का परिमाप आपका होता है 2l प्लस b। ठीक है, और वो आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 34 सेंटीमीटर दिया है हमें क्वेश्चन में।
लेकिन हम यहाँ पर यूनिट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं। 2, L की वैल्यू 12, B की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 5, B की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 5। तो L की वैल्यू हमने ले ली 12, B की वैल्यू हमने कितनी ले ली 5, इक्वल टू में कितना है 34 सेंटीमीटर। तो देखिए 7, 12 और 5 कितना 17, 17 दूनी कितना हो गया 34। तो 34 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 34 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब 1 यूनिट अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है इसके विकर्ण की लंबाई। तो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B², √L² प्लस B², यानी कि वर्गमूल के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये क्या होता है इसका विकर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है यानी कि 5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका 144 प्लस कितना हो गया 25, तो ये कितना हो जाएगा √ में 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई। जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आयत के बारे में फुल नॉलेज यदि आप चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो देखें, वहाँ आपको आयत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज की विपरीत कोण 3x प्लस 5 डिग्री तथा 61 - x डिग्री है तो कोण निम्न है। तो कोण निम्न है मतलब कौन सा कोण निम्न है, आपको ये नहीं बोला छक्का। देखिए विपरीत कोण दिए हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के। देखिए अभी हम समांतर चतुर्भुज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़कर आए हैं, जिसमें आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है, साथ में आपको ये भी बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट हमने आपको बताया था। चलिए यहाँ पर इसी पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण 3x प्लस 5 डिग्री और 61 - x डिग्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कोण कौन से हैं, क्योंकि विपरीत हैं और विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, दोनों बराबर होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसको नाम दे दिया PQRS। तो आपको पता है कि कोण P बराबर होगा कोण R के और कोण Q बराबर होगा कोण S के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको समांतर चतुर्भुज की इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, तो आपको आई थिंक क्लियर होगी सारी बातें कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपको कौन से कोण दिए हैं, विपरीत दिए हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 3x प्लस 5 बराबर होगा 61 - x के। x इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 4x, 5 उस तरफ लाइए तो कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66। चलिए देख लेते हैं, यही हो रहा 3x है, सॉरी 3x प्लस 5। ठीक है, बस यही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 5 उस तरफ लाएंगे तो 66 नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो 61 माइनस क्या कर देंगे आप 5 कर देंगे, तो 61 है, ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 56। तो 4x की वैल्यू बराबर 56, तो x की वैल्यू किसके बराबर, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि x की वैल्यू 14 के बराबर। x का मान आ गया, तो ये इन्होंने बोला तो कोण निम्न है। कोण निम्न है मतलब जो कोण है जो विपरीत हैं बराबर होते हैं आपस में, तो उनमें से किसी भी एक का मान निकाल लीजिए। तो हम 3x प्लस 5 का मान निकाल लेते हैं, कितना आ रहा, तो 3x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 14 प्लस 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 14 3 कितना हो जाएगा 42 प्लस
5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 डिग्री। मतलब जो कोण विपरीत हैं जो आपस में बराबर होते हैं उनमें से प्रत्येक का मान कितना है 47 डिग्री के बराबर है, 47 डिग्री के बराबर है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु। अच्छा ये और देखिए आपके समांतर चतुर्भुज के 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं लगभग, यानी कि ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा पार्ट आपका 2017 के पेपर में आया था। तो ज्योमेट्री अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ आप सेल्फ स्टडी करें, बुक से पढ़ें, ठीक है ना। चले तो आप देखिए एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक विद्यार्थी जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा को छोड़ दी और एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हुआ जिसकी आयु 20 वर्ष है, तो कक्षा का नया औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। आप आज जो पेपर को सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ये 6वां पेपर है आरक्षक का। यदि आप पहले दूसरे पेपर का सॉल्यूशन देखें और खासकर पहले पेपर का सॉल्यूशन देखें तो वहाँ औसत की सारी जानकारी आपको दी है कि कैसे यदि 3 लोगों का एक ग्रुप है और उसमें कम आयु का यदि व्यक्ति जाता है तो कैसे औसत बढ़ जाता है, औसत के बराबर आयु का व्यक्ति यदि जाता है या आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यदि औसत से ज़्यादा आयु का व्यक्ति चला जाता है तो औसत कम हो जाता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली पढ़ा गया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे 21 अगस्त से पहले हमने 20 का सॉल्यूशन किया, 20 से पहले हमने 19 का सॉल्यूशन किया, 19 से पहले हमने 18 का सॉल्यूशन किया। तो कैसे 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त के पेपर आए थे, तो वहाँ से आपको 20, 18 और 19 अगस्त के पेपरों का सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। तो आप समझ लें कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप केवल पढ़ने के बाद इसका आंसर दे देते, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था। मतलब इस क्वेश्चन को रीड करते ही से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर टिक कर दोगे विदिन 3 to 5 सेकेंड, मतलब 3 से 5 सेकंड लगेंगे आपको। केवल क्वेश्चन पढ़ने का जो समय है बस वही आपको लगना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब वो बात अलग है कि आपकी रीडिंग बहुत धीमे धीमे हो, बहुत आराम से पढ़ें कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों, तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, तो पहले ही क्वेश्चन में बच जाएंगे, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। तो हम स्टूडेंट का नंबर हमें कितना दिया, तो अगर हम बोलें कि स्टूडेंट्स कितने हैं तो आप कहेंगे सर 15 हैं, और उनका एवरेज कितना है, एवरेज एज कितनी है, तो आप कहेंगे सर एवरेज एज जो दी है वो आपको कितनी दी है 20 ईयर्स दी है। कितनी दी है 20 वर्ष दी है। अब इन्होंने बोला एक विद्यार्थी जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है और एक नया विद्यार्थी उस कक्षा में शामिल हो जाता है जिसकी आयु 20 वर्ष है। अब आप देखिए एक इस कक्षा में से निकलकर चला गया, कितने साल का चला गया 20 साल का, लेकिन एक व्यक्ति इस कक्षा में शामिल हो गया कितने साल का, तो आप कहेंगे 20 साल का। अब आप बताइए 20 वाला एक चला गया और 20 वाला एक आ गया, तो चला गया कितने का, तो चला गया कितने का 20 वर्ष का, और आ गया कितने का, तो आप कहेंगे 20 वर्ष का। तो आप बताइए औसत पर कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या, जितने का गया उतने का आ गया, तो औसत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो पहले 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष थी, तो अभी भी कितनी होगी, तो 20 वर्ष ही होगी। और अभी क्या पूछ रहे हैं, तो कक्षा का नया औसत क्या है, तो नया औसत पुराने औसत के बराबर ही होगा, यानी कि 20 वर्ष ही होगा। क्लियर हो गई। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब जितने वर्ष की आयु का एक व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर यदि उतने ही वर्ष का एक नया व्यक्ति आ जाता है तो कक्षा के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा 20 ही रहेगा। क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने ऑफिशियल ऐप के बारे में। यदि आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को इधर ही पॉज करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी अड्डा टाइप करें, आपको इस टाइप का एक लोगो दिखेगा, इस लोगो को आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, यानी कि इस ऐप को आप डाउनलोड करें। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, ये काफ़ी काम का रहेगा आपके लिए।
यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, यानी कि यदि आप अभी 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th इन किसी भी क्लास में अगर आप हैं तो भी ये आपके लिए काम का है। इसमें आपको दोनों के लिए, भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों से रिलेटेड वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे और ख़ासकर आपको सबसे बेहतरीन चीज़ कि ओलंपियाड कॉर्नर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इस ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें, इसका फ़ायदा लें। यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर, सॉल्व पेपर्स, स्टडी पैकेजेस, ऑनलाइन टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, प्रश्न बैंक और काफ़ी कुछ है। जब आप ऐप को ऑपरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा मटेरियल है और साथ में कितनी अच्छी क्वालिटी का आपको मटेरियल दिया जा रहा है। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड करें। आज की क्लास को हम इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।